मोनी बेटी, ला तेरी फ्रॉक सिल दूं, बहुत फट गई है, तुझे ठंड लग रही होगी। लेकिन दादी, मेरे पास तो एक ही फ्रॉक है, इसे भी उतार दूंगी तो मुझे बहुत ठंड लगेगी। अरे थोड़ी देर के लिए ये नई फ्रॉक पहन ले, इसे मैंने सुमित्रा चाची की बेटी चिक्की के लिए बनाया है। इसे पहनकर घर में ही रहना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से तेरी फ्रॉक की सिलाई कर दूंगी। ठीक है दादी। मोनी परिमल की 5 साल की बेटी है। मोनी को जन्म देते वक्त परिमल की पत्नी का देहांत हो गया था। तब से मोनी को उसकी दादी कारकी ने ही पाला। पत्नी की मौत के बाद परिमल ने भी घर की जिम्मेदारियों के प्रति अपना मुंह मोड़ लिया। कहने को तो वो मोची था, लेकिन दिन रात वो शराब के नशे में डूबा रहता। परिमल की कुबड़ी माँ कारकी गांव के लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह से घर का खर्चा चलाती थी। परिमल जब भी काम पर बैठता तब वो शराब के नशे में रहता। एक दिन परिमल काम पर बैठा हुआ था, लेकिन उस दिन भी उसने शराब पी थी। तभी उसके पास एक ग्राहक आया और बोला, मेरे जूतों में पॉलिश कर दो। परिमल को शराब के नशे में कुछ समझ नहीं आया और उसने उस आदमी के सफेद जूतों पर काले रंग की बूट पॉलिश लगा दी। ये देखकर ग्राहक बहुत नाराज हो गया। अरे ये तूने क्या किया? मेरा पूरा जूता खराब कर दिया। सफेद जूते पर काली पॉलिश लगा दी, अंधा है क्या? परिमल अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, अरे साहब, जूते को क्या पता लगेगा कि मैंने किस रंग की पॉलिश लगाई है। अच्छा, तो तू शराब के नशे में, इसलिए तुझे कुछ होश नहीं है। तुझे तो अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर गुस्से में उस ग्राहक ने परिमल का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया और सड़क पर फेंक दिया। इसी तरह से परिमल ने अपनी दुकानदारी का सत्यानाश कर लिया था। काम तो उसे बहुत अच्छा आता था, लेकिन हर वक्त नशे में होने के कारण वो किसी काम के लायक नहीं बचा था। इसलिए परिमल की माँ कारकी को ही दर्जी का काम करके घर का खर्च चलाना पड़ता था। परिमल की बेटी मोनी घर के सारे काम करती और बेचारी बूढ़ी कारकी सारे दिन लोगों के कपड़े सिलती। लेकिन इस काम से उनका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वही बहुत था। ठंड के मौसम में पहनने के लिए गर्म कपड़े उनके नसीब में कहा, लेकिन परिमल को इन बातों की फिक्र नहीं थी। एक दिन परिमल घर आया और अपनी माँ से बोला, कुबड़ी, चल पैसे निकाल। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती मुझसे पैसे मांगते हुए? खुद कमाने की बजाय अपनी बूढ़ी माँ से पैसे मांगता है। मुझसे बहस करती है? इतना कहकर परिमल ने डंडा उठाया और डंडे से अपनी माँ की पिटाई करने लगा। ये देखकर उसकी बेटी मोनी दौड़कर वहाँ आई और अपनी दादी को बचाने लगी। परिमल गुस्से में डंडा वहीं पटक कर घर से बाहर चला गया। मोनी ने देखा कि उसकी दादी की पीठ पर काफी चोटें आई थी। दादी, मैं पानी गर्म करके आपकी पीठ की सिकाई कर देती हूँ, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। कुबड़ी काकी बोली, बस तेरे लिए ही जिंदा हूँ मेरी बच्ची, वरना मैं तो कब का इस दुनिया को छोड़कर चली गई होती। इतना कहकर कारकी ने मोनी को गले से लगा लिया और रोने लगी। मोनी ने अपनी दादी के आंसू पोंछे और गर्म पानी से उनकी पीठ की सिकाई की। गांव के लोग भी दया करके अपने सारे कपड़े तो कारकी से ही सिलवाते, लेकिन पैसे बहुत कम देते थे। बेचारी कारकी खुद तो लोगों के नए नए कपड़े सिलती, लेकिन खुद ठंड में ठिठुरती रहती। अरे कुबड़ी काकी, ये 2 जोड़ी ब्लाउज सिल दो और इन दोनों साड़ियों में फॉल लगा देना। ठीक है, रख दो, कल आकर ले जाना। तभी दूसरी औरत कारकी के पास आती है। अरे कुबड़ी काकी, मेरा कुर्ता सिलकर तैयार हो गया क्या? हाँ, ये लो। ठीक है, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। ये तो बहुत कम है, इस कुर्ते की सिलाई तो 100 रुपए है। इतनी ठंड में ये बूढ़े हाथ भी जल्दी काम नहीं करते। अब कुछ और पैसे दे देती तो अच्छा होता। इस ठंड में हम भी अपने लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद लेते। अरे काकी, रख लो, अब हर बार तो तुमसे ही कपड़े सिलवाते हैं, इतना भी डिस्काउंट नहीं दोगी क्या? तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पास आते हैं कि तुम्हारी भी कुछ कमाई हो जाएगी। नहीं तो गांव में दर्जी और भी हैं जो तुमसे भी अच्छा कपड़ा सिलते हैं। बेचारी कुबड़ी कारकी कुछ बोल नहीं पाई। वो ठंड में अपनी मासूम पोती मोनी को ठिठुरते हुए देखती। उसने परिमल से बचाकर थोड़े पैसे रखे थे कि मोनी के लिए गर्म टोपी और मोजे खरीदेगी, लेकिन परिमल ने उसकी भी शराब पी ली। एक दिन सुबह सुबह, मोनी बेटा, सुबह हो गई, अब उठ जा वरना बहुत देर हो जाएगी। कारकी ने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन मोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। कारकी ने मोनी को जगाने के लिए उसे हाथ लगाया। उसका बदन बुखार से तप रहा था। हे भगवान, लगता है तुझे ठंड लग गई है। कारकी ने गर्म तेल से मोनी की मालिश की और काढ़ा बनाकर पिलाया। थोड़ी देर बाद मोनी का बुखार कुछ कम हुआ। दादी, मुझे रात में बहुत ठंड लग रही थी, इस पतली सी चादर से ठंड नहीं जाती। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची,
मैंने कुछ पैसे छिपा कर रखे हैं। आज मैं तेरे लिए एक कंबल खरीद कर लाऊंगी, फिर तू रात में कंबल ओढ़ कर सोना। और कार की चावल के डिब्बे में पैसे ढूंढने लगती है। अरे इसी डिब्बे में पैसे रखे थे, कहाँ गए? कारकी ने पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिले। तभी परिमल लड़खड़ाता हुआ घर आया। दादी, अब समझ में आया पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? हाँ मोनी बेटा, अब सब समझ में आ गया। लेकिन आप बाबा से कुछ मत कहना, नहीं तो बाबा आपको फिर मारेंगे। इतना कहकर मोनी अपनी दादी कारकी के गले लग जाती है। ये पहली बार नहीं था। परिमल अक्सर घर में पैसे ढूंढा करता और अगर उसे कहीं पैसे मिल जाते तो उन पैसों की शराब पी लेता। दादी, अब कंबल कैसे लाओगी? तू चिंता मत कर, मैं पड़ोस की लक्ष्मी से कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ। इतना कहकर कारकी घर से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी परिमल के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द से कराहने लगा। अरे तुझे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? कारकी, लगता है बाबा को भी ठंड लग गई है। लेकिन परिमल और जोर जोर से चीखने लगा और दर्द से जमीन पर छटपटाने लगा। माँ, पापा को पास के सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं, वहाँ डॉक्टर को दिखा देंगे। कारकी और मोनी किसी तरह से सहारा देकर परिमल को सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ काफी देर तक परिमल का चेकअप चलता है। अभी पेशेंट की रिपोर्ट आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। तब तक के लिए मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, दर्द में आराम मिल जाएगा। इन्हें शराब बिल्कुल भी मत पीने देना और 2 दिन के बाद आकर रिपोर्ट ले जाना, ठीक है? लेकिन परिमल कहाँ मानने वाला था। घर आने के बाद उसने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। बाबा, डॉक्टर ने आपको शराब पीने से मना किया है। परिमल ने मोनी को जोर से डांटा। भागती है यहाँ से, तेरी भी पिटाई करनी पड़ेगी। चल जा यहाँ से। मोनी बेटा, तू अपने बाबा से कुछ मत बोल। मोनी अपनी कुबड़ी दादी के पास जाती है और कहती है, दादी, अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। इतना कहकर मोनी रोने लगती है। मोनी बेटा, मैं हूँ न तेरी दादी, मैं तुझे कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के मना करने के बाद भी परिमल ने शराब पीना जारी रखा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। परिमल के पेट में फिर तेज दर्द होने लगा और वो दर्द से छटपटाने लगा। 2 दिन के बाद कारकी और मोनी किसी तरह से परिमल को लेकर उसकी रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ज्यादा शराब पीने की वजह से इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। इन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करना होगा और इनकी एक किडनी चेंज करनी होगी। आप जल्द से जल्द एक किडनी का इंतजाम कीजिए, वरना इनकी जान कभी भी जा सकती है। डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनकर परिमल के होश ही उड़ गए। परिमल की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने सिर्फ अपनी माँ कारकी और बेटी मोनी के सामने अपने हाथ जोड़े, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। डॉक्टर ने परिमल को अस्पताल में भर्ती कर लिया। दादी, बाबा के लिए किडनी हम कहाँ से लाएंगे? मोनी बेटा, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम एक किडनी खरीद सके। तो क्या मेरे बाबा मर जाएंगे? नहीं मोनी बेटा, तेरे बाबा नहीं मरेंगे। मैं अपनी एक किडनी परिमल को दे दूंगी। अब मुझ बुढ़िया को ज्यादा दिन थोड़े ही जीना है। मरने से पहले अपने बेटे की जान तो बचा ही सकती हूँ। लेकिन दादी, मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है ना, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मेरी बच्ची, मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस भगवान पर भरोसा रख। कारकी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक किडनी खरीद सकूं। आप मेरे बेटे को मेरी एक किडनी लगा दीजिए। ठीक है। कुबड़ी कारकी ने अपने बेटे परिमल को अपनी एक किडनी दे दी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके कुबड़ी कारकी की एक किडनी निकालकर परिमल को लगा दी। ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद परिमल को होश आ गया था। उधर परिमल की माँ कुबड़ी कारकी को भी होश आ गया था। दोनों को कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा। मोनी ने अपने बाबा परिमल और दादी कारकी की बहुत सेवा की। कुछ दिनों के बाद अब आप दोनों घर जा सकते हैं। समय समय पर दवाइयाँ लेते रहना। परिमल, कारकी और मोनी तीनों घर आ जाते हैं। परिमल अपनी माँ कारकी के गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें और मोनी को बहुत दुख दिया है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। परिमल बेटा, तुझे इस बात का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत। अब तू जल्दी से ठीक हो जा और अपनी जिम्मेदारी संभाल। माँ, तुम चिंता मत करो, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और मेहनत से अपना काम करूंगा। कुछ दिनों के बाद परिमल और कारकी दोनों पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और परिमल ने पहले की तरह मन लगाकर मोची का काम करना शुरू कर दिया। हिरवा काकी की सिलाई मशीन चल रही थी कि बीच में बकरियों ने मिमियाना शुरू कर दिया। अरे, इतनी रात को भी भूख लग गई इन बकरियन को।
अभी तो तीनों को चारा खिलाए रहे। लगता है पेट ना भरा इनका। इतना कहकर हिरवा काकी अपनी सिलाई छोड़कर उठी और बाहर बकरियों के पास गई। तो हिरवा काकी ने देखा कि तीनों बकरियां आपस में सिकुड़ कर बैठी हैं। अच्छा, तो ठंड लागत है तुम लोगन को। अब बहिने कपड़े पहनाए देती हूँ, तनिक रुक जाओ। हिरवा काकी ने तीनों बकरियों को बोरे से ढक दिया और फिर अपनी झोपड़ी में चली गई। तीनों बकरियां हिरवा काकी के अकेलेपन का सहारा थी। हिरवा काकी उन्हें देखकर बहुत खुश होती। वे तीनों भी हिरवा काकी से काफी घुल मिल गई थी और हिरवा काकी के बिना उनका भी मन नहीं लगता था। हिरवा काकी रोज सुबह उन्हें नहलाती, धुलाती और चारा खिलाती और फिर उन्हें घूमने के लिए छोड़ देती। एक दिन, अरे हिरवा काकी, हमरी ब्लाउज सिल दिए हो का? अरे हाँ, कल ही से सिल के रखा है तुम्हारी ब्लाउज। अरे हिरवा काकी, तुम्हारे हाथों में तो कौनो जादू है का? इतनी जल्दी जल्दी कपड़े सियत हो। तुम्हारे सिले हुए बड़े मजबूत होते हैं। ई दुई गो कुर्ता का कपड़ा लाए हैं, ई का भी सिल दो। अभी ब्लाउज तो हम ले जाते हैं, बाकी एगो शिकायत है तुमसे। अरे का बात है झरिया, का शिकायत है हमसे? जरा अपनी बकरियन को संभाल के रखो काकी। आज सुबह सुबह हमरे खेत चल रही थी, खेत की सारी सब्जियन के खराब कर दियो है तुम्हारी बकरियन ने। तुम कछु खिलात ना हो का उनका? बेचारी भूख के मारे पूरा गांव में मारी मारी फिरत है और सबके खेत में घुस जाते। हिरवा काकी को अपनी बकरियों से बहुत प्यार था और उनके बारे में कुछ भी सुनना गवारा नहीं था। झरिया की बात सुनकर हिरवा काकी को गुस्सा आ गया। हिरवा काकी गुस्से में बोली, देखो झरिया, हमरी बकरियन के कुछ मत कहो वरना ठीक ना होगा। वो सब हमरी बकरियन नहीं, हमरी संतान है। अरे काकी, हम तो सोचे बताए दे तुमको, तुम गुस्सा हो रही हो। देखो भाई, हमरे खेत में दोबारा ना घुस जाएं। कल को गांव के लोग भी शिकायत लेके आवेंगे, तुम देख लेना। सारा गांव परेशान हो रहा है। इतना कहकर झरिया चली गई और हिरवा काकी फिर से सिलाई करने लगी। हिरवा काकी की सिलाई मशीन कोई साधारण सिलाई मशीन नहीं थी। वो एक जादुई सिलाई मशीन थी जिसके धागों में ऐसा जादू था कि उससे सिलने वाले कपड़े बड़े मजबूत और टिकाऊ होते थे और कभी फटते नहीं थे। उन धागों में खास जादू और भी था और वो जादू ये था कि हिरवा काकी के कहने पर वे धागे अपने आप सिलाई मशीन से निकलकर बहुत दूर तक जा सकते थे और किसी को भी बड़ी मजबूती से बांध सकते थे। लेकिन हिरवा काकी के अलावा गांव में किसी को भी ये बात पता नहीं थी। गांव की औरतें तो बस उनकी सिलाई को हिरवा काकी के हाथों का जादू समझती थी और उनसे खुश रहती थी। लेकिन बकरियों के कारण अब गांव के लोग हिरवा काकी से नाराज रहने लगे थे। हिरवा काकी की बकरियां अक्सर ग्रामीणों के खेतों में घुस जाती और फसलों को नुकसान पहुंचाती। ग्रामीण हिरवा काकी की बकरियों को खेतों से भगाने लगे और बकरियां कभी इधर तो कभी उधर लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाती। ग्रामीण अक्सर हिरवा काकी के पास शिकायत लेकर पहुंच जाते। हिरवा काकी, अपनी बकरियन को संभाल लो, बता रहे हैं। खेत खलिहान को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अरे तो का करे, अब सारा दिन उनका बांध के तो नहीं रख सकत है। अरे काकी, हमरी मानो तो इन बकरियन को बेच दो। हाँ, अच्छा पैसा मिलेगा, बता रहे। पूरे गांव के नाक में दम कर दिया है तुम्हारी बकरियन ने। हाँ, दोबारा ये बात मत कहना भोला, हमरी बकरियां ना बिकेंगी। हिरवा काकी को लगता है कि सारा गांव उनकी बकरियों के पीछे पड़ा है। इधर एक दिन सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर आपस में बात करते हैं। अब हिरवा काकी की बकरियन का कुछ करना पड़ेगा भैया, नहीं तो हमारी फसल बर्बाद हुई जाए। यहाँ हिरवा काकी की बकरियन पूरे गांव की फसल चर जाई है। अरे हाँ भाई, ये तो सही बात बा, लेकिन हम का कर सकत है रे? अरे हम लोगन के फसल खा खा के सब बकरियन मोटा गई हैं। अब हम सबनी के मिल के उनके गोश्त खाएंगे। हाँ, कैसन मोटी मोटी हट्टी कट्टी है। पूरे गांव में बकरियन के गोश्त की पार्टी हुई। हाँ, आज रात हम सब लोग हिरवा काकी की बकरियन के चुरा लेंगे। और सभी ग्रामीण हिरवा काकी की बकरियों को चुराने का प्लान बनाते हैं। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब कुछ ग्रामीण मिलकर हिरवा काकी के घर पहुँचे और घर के बाहर बंधी बकरियों में से एक बकरी की गले की रस्सी खोली और उसे चुरा कर ले जाने लगे। तभी बकरियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बकरियों के शोर से हिरवा काकी की नींद खुल गई। अरे काहे मिमिया रही हैं बकरियां, लागत है फिर से भूख लग गई हो। हिरवा काकी बकरियों को घास खिलाने के लिए घर से बाहर जाती हैं, तो देखती हैं कि एक बकरी गायब है। ग्रामीण एक बकरी को चुराकर अपने साथ ले गए थे।
हिरवा काकी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी जान से प्यारी बकरी को कोई चुरा कर ले गया है। हिरवा काकी गुस्से में लाल हो गई। हिरवा से होशियारी, मेरी बकरी चुरा ले गए, अब बताऊंगी सबको। हिरवा काकी चुपचाप अपनी झोपड़ी में आकर सो गई। दूसरे दिन हिरवा काकी ने अपनी बकरियों को नहला धुलाकर चारा खिलाया और घूमने के लिए छोड़ दिया। हिरवा काकी सोचने लगी, आज रात आने दो चोरन के, आज सबके बताऊंगी। उस रात भी जब सारा गांव सो गया, तब कुछ ग्रामीण हिरवा काकी की बकरियों को चुराने आए और एक और बकरी को चुरा कर ले गए। बकरियों के मिमियाने की आवाज सुनकर हिरवा काकी दौड़ी दौड़ी अपनी झोपड़ी से बाहर आई, लेकिन तब तक चोर जा चुके थे। हिरवा काकी की दूसरी बकरी भी चोरी हो गई थी। अब हिरवा काकी के पास एक ही बकरी बची थी। अगले दिन जब रात हुई, हिरवा काकी ने आखिरी बची हुई बकरी को अपनी झोपड़ी के अंदर रख लिया और बाहर घास फूस की एक बकरी बनाकर रख दी। अब हिरवा काकी जागकर चोरों के आने का इंतजार करने लगी। चलो चलो भाई लोग, हिरवा काकी अब सो चुकी होगी, उसकी आखिरी बकरी को भी चुरा लेते हैं भैया। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी हिरवा काकी की बकरियां और ना हम लोगन के खेत चरिया। सभी ग्रामीण हिरवा काकी के घर पहुँचे। अरे ये तो नकली बकरी है भाई लोग, लगता है हिरवा काकी को शक हो गया है। यहाँ से भागो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। हिरवा काकी तो जागी हुई थी, उन्होंने चोरों के आने की आहट सुन ली थी। तो आ गए सारे गांव वाले, अब मजा चखाऊंगी। इनको पता नहीं है कि हमारे पास जादुई सिलाई मशीन है, जिसके धागे से उन चोरन के बांध दूंगी। अब जल्दी से उस जादुई धागे को बुलावत है। और हिरवा काकी अपनी जादुई सिलाई मशीन से धागे को बाहर निकालने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगी। निकल जा मेरी जादू की डोर, जा पकड़ ले हमरी बकरियन के चोर। हिरवा काकी बार बार ये मंत्र बोलने लगी और तभी अचानक हिरवा काकी की सिलाई मशीन से धागा निकला और वो धागा ग्रामीणों का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर आगे तक जाकर वो धागा भाग रहे ग्रामीणों तक पहुंच गया और उस धागे ने सभी ग्रामीणों को बांध दिया। अरे 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 भैया, ये क्या मुसीबत है भाई, ये धागा कहाँ से आवत है, हम सब अब पकड़े जाएंगे। अरे अरे ये धागा है कि रस्सी है? तभी सभी ग्रामीणों ने देखा कि वो धागा हिरवा काकी की झोपड़ी से निकल रहा था। तभी हिरवा काकी बोली, अच्छा तो तुम लोगन हमरी बकरियां चुरावत हो, अब देखा हमरी जादुई धागे का कमाल, तुम सब पकड़ा गए ना। है जादुई धागा? हाँ, हमरे पास जादुई सिलाई मशीन है, ओके जादुई धागे से हम किसी को भी बांध सकत है। अब लाओ हमरी बकरियां वापस करो, नहीं तो हमरी जादुई सिलाई मशीन का धागा तुम लोगन को कबहू न छोड़ेगा और तुम सब पंचायत के सामने जाओगे। तुम्हारी बकरियां हम लोगन के पास नहीं है काकी। तुम लोग ऐसे ना मानोगे। हिरवा काकी ने जादुई धागे से कहकर सब चोरों को अपनी झोपड़ी में पहुंचा दिया। अब सुबह पंचायत तुम लोगों के फैसला करी है। दूसरे दिन सुबह हिरवा काकी ने पंचायत बुलाई और चोरों को पंचायत के सामने पेश किया। तो तुम लोगन ने हिरवा काकी की बकरियां चुराई हैं? मालिक, हम लोगन के पास दूसर कोई चारा ना रहे, हिरवा काकी की बकरियां हम लोगन के फसल बर्बाद कर दियो। तो ठीक है, चल अब काकी के बकरियां वापस कर। ये सुनकर सभी ग्रामीण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मालिक, बकरियां तो हम सब मिलके खाए लिए। का हमारी बकरियां खाए लिए? हे राम, हमार बकरी, अब हम किसके सहारे जिंदा रह? इतना कहकर हिरवा काकी फूट फूट कर रोने लगती हैं। हिरवा काकी पंचायत से बोली, मालिक, वो हमरी बकरियां नहीं, हमरी औलाद थी, हमरी औलाद के मार के खाई वाला हत्यारा बा। ये सब लोगन के हमार बकरी के हत्या के सजा दे ही। ये सुनकर सभी ग्रामीण घबरा गए और सब हिरवा काकी से माफी मांगने लगे। माफी से कुछ ना होई, तुम सब लोगन के यही सजा है कि तुम लोग 2 बकरियां खरीद के हिरवा काकी को दो, नहीं तो तुम सब लोगन के फैसला अब पुलिस थाने में हुई। हुजूर मंजूर है, हम सब 2 बकरियां खरीद के हिरवा काकी को दे देंगे। और पंचायत के फैसले के अनुसार सभी चोरों ने मिलकर 2 बकरियां खरीदी और हिरवा काकी को दे दी। मामला तो निपट गया, लेकिन पूरे गांव में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि हिरवा काकी की सिलाई मशीन जादुई है और कैसे हिरवा काकी की सिलाई मशीन से निकलने वाले जादुई धागे ने चोरों को बंधक बना लिया था।